नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है गोरबंद। रुड़क झुड़क की दूर से आती हुई आवाज़ ने नारायण की नींद को जगा दिया था। नारायण उचक कर बिस्तर पर बैठ गया और उसने अपने बिस्तर के दाएं हाथ वाली खिड़की के लकड़ी के नक्काशीदार पल्लों पर टिकी सांकल को खोल लिया। चूं चप चूं की आवाज़ के साथ लकड़ी के पल्ले खुल गए तो सुबह की फागुनी बयार का एक टुकड़ा भर उसके चेहरों को छूने के लिए काफ़ी था। पर दादाजी की बनाई खूबसूरत हवेली के वास्तुशिल्प के लिए धन्यवाद देता कि उससे पहले ही रुड़क झुड़क की आवाज़ और नज़दीक आ चुकी थी। ऊँटों का काफिला था, सजे धजे ऊँट उनकी पीठ पर नक्काशी, कहीं फूल तो कहीं पत्ती, कहीं नाम लिखे लाल पीले नीले गुलाबी मखमली कपड़े पर कांच और गोटे का काम की हुई दुसाला ओढ़े हुए, गले में गोरबंद, उसमें जड़ी घंटियां और पैरों में बंधे घुंघरुओं की रुड़क झुड़क नारायण को आज कितना बेचैन कर रही थी। नारायण उस छोटे से झरोके से तब तक देखता रहा जब तक काफिला भादाड़ियों की पेरोल से गोवा गेट की तरफ कूच नहीं कर गया। शायद लक्ष्मी नाथ जी की घाटी की तरफ जा रहा था। शायद फाल्गुन का कोई कार्यक्रम हो, किसी का ब्याह हो। आज नारायण ऊँटों के बारे में इतना क्यों सोच रहा था। पिछले 25 साल से बीकानेर में पला बढ़ा नारायण इसी हवेली के ऊपर नीचे तलों में भागता दौड़ता शहर की तंग गलियों में गुल्ली डंडा खेलता तो कभी कंचे ऊँटों की आवाजाही उसके खेल में बाधा ही बनी। सतोलियों की मीनार पर निशाना लगाने के ऐन वक्त पर ऊँटों की गली में आना, बच्चों का एक साथ कहना राम जी भली कीजिए, और ऊँट के अगले पैर सतोलियों की मीनार को छुए भी न, पर पिछले पैर का सतोलिए की 7 ठीकरियों को गिरा देना, नारायण का गेंद हाथ में लिए रहना और बच्चों का हो करके नाचना। नारायण को बचपन में भले ही अच्छा न लगा हो, पर आज वह सब याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे वह भी याद आ रहा था कि जब जसोसुर के गेट के बाहर अपने विद्यालय आते हुए ऊँट गाड़ा मिल जाता तो पहले वो गाड़े के पीछे लकड़ी के खूंटे पर अपना बैग टांगते, फिर स्कूल के 3-4 बच्चों के साथ चलते हुए गाड़े पर ही चढ़ने की कोशिश करते। ऊँट गाड़े वाला देखता तो गुस्सा करता, उन्हें चढ़ने से तो रोकता ही, साथ ही खूंटे पर टंगे बैग को भी उतरवा देता। लेकिन कभी गाड़ा चालक सहृदय होता तो वो भी बच्चों को अपना हाथ आगे दे देता। बच्चे कभी अपना हाथ, कभी कलाई तो कभी बाहें देकर गाड़े पर चढ़ जाते और हो कर हल्ला ऊँट गाड़े की तेज चलाने का एक खूबसूरत उपक्रम बन जाता। नारायण को आज यह भी याद आ रहा था कि उसकी माँ कितनी खूबसूरती से सुरीली आवाज़ में गोरबंद गीत सुनाती थी। लड़ली लूमा झूमा ए मारो गोरबंद नखरा लो, अलीजा मारो गोरबंद नखरा लो। आज तक उसने कभी गीत पर ध्यान ही नहीं दिया था। आज क्यों इस गीत को गहरे में जानने की उत्कृष्ट हुई थी। नेट सर्फिंग पर जाए या सीधा माँ से ही पूछ ले, वो खुद ही मुस्कुरा दिया था अपनी इस मुहिम पर। नारायण बिस्तर छोड़कर उठा। 5 फुट के हवेली के दरवाजे से उसे हमेशा झुककर निकलना पड़ता था। शुक्र साल भर में वो भूला नहीं, वरना आज सिर टकरा था। आंगन में कबूतरों को दाना बिखेरती माँ के पीछे से गलवैयाँ डालते नारायण कहता था, माँ गोरबंद सुनाओ ना। क्यों, क्या मारो, का हुई? माँ की सुरीली आवाज़ उभरती। नारायण उत्तर देने की बजाय कहता, माँ अर्थ भी बताओ ना। माँ नारायण के सिर पर हाथ फेरते हुए बताने लगती कि गोरबंद लूम झूम और लड़ियों से बना कैसे नखरीला बन जाता है, कैसे देवरानी और जिठानी मिलकर उसे गूंथती हैं, ननद सच्चे मोती पिरोती है, कैसे घर की स्त्रियाँ गाय चराते हुए उसे गूंथती हैं और भैंस चराते हुए सच्चे मोती पिरोती हैं। अपनी बात खत्म करते हुए माँ नारायण के सिर पर चपत लगाते हुए पूछती, आज तेने कैया याद आयो, मारो आ गोरबंद नखरा लो। नारायण हंसकर भाग जाता। वो कैसे बताए कि इस बार वो अपनी सभ्यता और संस्कृति की सारी पड़ताल करके जाने वाला है। पिछले साल से कुछ सॉफ्टवेयर पर नारायण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इतनी दूर 7 समंदर पार यानी अमेरिका। मूंदड़ों के ट्रस्टी स्कूल में पढ़ा। नारायण यूं अमेरिका पहुंच जाएगा पढ़ने उसने कभी सोचा भी न था। बीकानेर शहर छोड़कर जाने से पहले उसे कितनी आशंकाएं थीं। यूरोपीय देशों की खुली संस्कृति, खान पान, भाषा, पहनावा, सब कुछ इतर उस पर घर, शहर, माँ बाबा, भाई बहन, यार भाईले सबसे दूरी एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में आकर उसने आशंकाओं का भंवर धीरे धीरे कम होने लगा। भय का ओरा भी उस नई संस्कृति के आभा मंडल के साथ एक सार होता दिखाई दे रहा था। पहले ही दिन क्लास में प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया। हर स्टूडेंट्स की दीवार पर टंगे बड़े से विश्व के बोर्ड पर मार्क करनी थी जहाँ से वो आया है। दुनिया भर के 35 बच्चे थे। चीन से 10, अफ्रीका से 10, ब्राज़ील से 2, नाइजीरिया से 3 और भी न जाने कितने छोटे छोटे से देशों से एक स्टूडेंट्स थे। जब नारायण ने भारत के नक्शे के पश्चिमी तरफ थोड़ा उत्तर की तरफ पेन लगाने से पहले अपने बीकानेर के बिंदु को ध्यानपूर्वक देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्लास में तालियां बजीं तो साउथ अमेरिका की नैन्सी बोली, ओह, डेजर्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नारायण ने उसे चौंक कर देखा। नारायण ने तो केवल इंडियन होने का परिचय दिया था। वो कैसे जान गई कि वो भारत के रेगिस्तानी हिस्से से आया है, जबकि वो खुद बहुत कम जानता है अपने देश के बारे में। नई क्लास में नए स्टूडेंट के बीच इंट्रोडक्शन के दौर कतरा कतरा बढ़ते रहे। नैन्सी हर दौर में नारायण को मुस्कुरा कर देखती और कोई न कोई जुमला उछाल देती। ओह, यू आर फ्रॉम कलरफुल इंडिया। तो कभी कहती, यू आर फ्रॉम प्लेस ऑफ कैमल। तो कभी कहती, आई लाइक कैमल। नारायण भी इस वैश्विक संस्कृत के वातावरण में घुलता जा रहा था। वो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता कि अन्य देशों में 20-20 साल के बच्चे अपनी सभ्यता और संस्कृति में तो रचे बसे हैं, पर दूसरे देशों की संस्कृति को जानने को भी आतुर रहते हैं। वो अपनी संस्कृति को सम्मान करते हैं, साथ ही उतना ही दूसरे देशों की संस्कृति को, कल्चर का भी सम्मान करते हैं। पर नैन्सी ने कुछ अलग ही बात थी। वो क्लास में हमेशा चहकती दिखाई देती थी, हमेशा नए प्रयोगों के लिए तैयार, नए विचारों को स्वीकार करने, नई संकल्पनाओं को अपने जीवन में लागू करने को आतुर। नैन्सी का व्यक्तित्व रोमांच भर लगता। नारायण, तुम्हारे शहर में कितने ऊँट होंगे? एक दिन नैन्सी ने अटपटे सवाल से वो हक्का बक्का रह गया। भला उसने कभी ऊँट गिने थे? वो कोई ऊँट की रिसर्च करने नहीं आया है। नारायण अपना जुमला उछाल देता है। अच्छा, ये बताओ कि उसके पैरों में सचमुच डनलप जैसा एहसास होता है? नैन्सी का क्वेश्चन आया तो पूरी क्लास हंस देती। नारायण भी सोचता केवल मजाक भर है नैन्सी के अटपटे सवाल। वो सोचता कि दूसरे देशों की कल्चर और सिविलाइजेशन को जानने की जुगत में वो इतने प्रश्न क्यों करती है। कभी कभी नारायण उससे कहता, एनफ नैन्सी, बस मुझे और नहीं मालूम। क्लास की वीकेंड पार्टी में नैन्सी को हमेशा एक सवाल ऊँटों का वश होता। उस दिन दिसंबर की कड़कती ठंडी में नैन्सी का सवाल था, नारायण, वो ऊँटों के गले में पहने जाने वाली ज्वेलरी को क्या कहते हैं? नारायण ने अचकचाकर नैन्सी को देखा और तल्खी से कह बैठा, ओह नैन्सी, मैं ऊँटों के शहर में पैदा हुआ हूँ, ऊँटों के कुनबों में नहीं। पूरी चाय पार्टी हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। नैन्सी उसके करीब आकर बोली, उसे गोरबंद कहते हैं नारायण। नारायण की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गोरबंद तो उसकी माँ गीत में गाती है। उसने कभी इतनी गहराई से सोचा भी नहीं कि वो ऊँटों के गले में पहनने वाली ज्वेलरी, ऊँटों के गले की ज्वेलरी। नारायण अपने कमरे में आकर बुदबुदाया और खुद ही दबी हंसी हंस दिया था। उस दिन नए क्लास पर नए साल की पार्टी थी। कैम्ब्रिज की सड़कों पर बर्फ जमी थी। नैन्सी नहीं पहुंची पार्टी में तो क्लास के सहपाठियों ने नैन्सी को लाने की योजना बनाई। नारायण और जोसेफ प्रोफेसर की कार लेकर निकले। सेंट्रल स्क्वायर पर स्थित नैन्सी के अपार्टमेंट में नारायण नैन्सी के कमरे तक पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। नैन्सी की स्टडी टेबल से लेकर शेल्फों और दीवारों तक ऊँटों की उपस्थित थी।
ये तस्वीर में तो ऊँट के गले में सुंदर सा गोरबंद भी लटका था। नैन्सी, ये क्या पागलपन है? इतने ऊँट तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? नैन्सी बोली, नारायण, मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में ऊँटों के प्रदेश में थी। चलो, अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं क्लास में, बाद में बात करेंगे। नैन्सी ने अपना ओवरकोट लादा और मफलर लपेटते हुए कहा। जोसेफ बाहर कार में इंतज़ार कर रहा था। कार में एक खामोशी के बीच नारायण के अंदर एक तूफान ने जन्म ले लिया था। फरवरी माह की खुशनुमा शाम थी। नैन्सी और नारायण अपनी लैब से लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। प्रोजेक्ट पर काम करने की बात करते करते नैन्सी नारायण से बोली, नारायण, तुम एक ऐसा ऐप नहीं बना सकते जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी देश की वेशभूषा पहनकर अपनी शक्ल दिखा सके? क्या मतलब है तुम्हारा? नैन्सी की ये बात नारायण के सिर के ऊपर से गुजर गई। भले ही वो पिछले 1 साल से ना जाने कितने छोटे बड़े सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिख चुका है, पर इस तरह का प्रस्ताव, ओ नारायण, जैसे तुम्हारे राजस्थान की कुर्ती कांचली पहनकर, माथे पर बोरला लगाकर, नथ पहनकर, गले में ठुस्सी और हाथों में चूड़ला पहनकर मैं कैसे दिखूंगी? बस उस ऐप में देख लूँ। नारायण की सांस धौंकनी सी तेज चलने लगी और थमने लगी थी। उसके अगले कदम लाइब्रेरी की पतली पगडंडी पर पड़े, बसंत की लाल पीले मैपल की पत्तियों पर पड़े तो चर चर की आवाज़ जैसे पूरी सृष्टि ने सुन ली हो। क्या नैन्सी सचमुच राजस्थान में थी पिछले जन्म में, या नेट सर्फिंग के जरिए मेरी सभ्यता व संस्कृति में दखल दे रही थी? नारायण सोचने को मजबूर था। नैन्सी, क्या बेहतरीन आइडिया है। नारायण चाहकर भी नहीं बोल पाया था। लाइब्रेरी का खामोश क्षेत्र एरिया जो आ गया था। 2 हफ्ते बाद नैन्सी की बर्थडे पार्टी थी। क्लास की वीकेंड चर्चा के साथ नैन्सी के लिए क्लास का तोहफा भी। नारायण भी एक बॉक्स हाथ में दबाए खड़ा था। नारायण ने अपने वेलनाकार कार्ड बॉक्स में से कार्ड निकाल दिया तो उसने झटपट उस कार्ड को खोला। नारायण ने बहुत शिद्दत के साथ एक स्केच तैयार किया था। पहले दृश्य में उसके ऊँट के पैर दिखे, फिर पीठ पर लटकते दुसाले, गर्दन में झूलता गोरबंद, ऊँट पर नैन्सी, नैन्सी के तन पर कांचली कुर्ता, माथे पर बोरला, नाक में नथ, गले में ठुस्सी, हाथ में चूड़ला और नैन्सी के हाथ में ऊँट की डोर। वाओ के साथ उसकी आंखें फैल गईं। नारायण, ये तो मरवड़ है, पर वो ढोला, वो कहाँ है? नारायण की खामोशी हैरत की सुरंगों से गुजर रही थी। नैन्सी के मुख से ढोला मरवड़ का उच्चारण सुनकर नारायण कल्पना के सागर में डूब गया। पूरे साल भर बाद होली पर बीकानेर आया था। नारायण इस बार तो बीकानेर प्रोजेक्ट लेकर आया था, ऊँटों की रिसर्च का। माँ से गोरबंद का सुनकर अर्थ जान रहा था, ऊँटों के कदम ताल देख रहा था, ऊँटों की गतिविधियाँ जानने उस अनुसंधान केंद्र गया। कोर्ट गेट पर लाभू जी कटला से राजस्थानी कुर्ती कांचली का कपड़ा खरीद रहा है। बोरला के लिए काला डोरा दीजो। नारायण का बस यह अंतिम सोपान था खरीदारी का। बठे मिलसी, दुकानदार ने कोर्ट गेट पर बैठी उन छाबड़ी वाली महिलाओं की तरफ इशारा कर दिया। नारायण मुस्कुराता हुआ चल दिया। उसे सजाना ही है मरवड़ को, उस ऐप से बाहर निकलकर बैठना है ऊँट पर, अगली बार लाना ही है नैन्सी का बीकानेर। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? ये राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति पर है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हर स्टेट की सभ्यता और संस्कृति को हम जान सकें और हम ऐसी ही कहानियाँ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।